नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, असम के चुनाव यात्रा के क्रम में आज मैं लोअर असम के धुबड़ी शहर में हूं। धुबड़ी शहर के इस गौरीपुर फील्ड में अभी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की एक रैली हुई। एक लंबा भाषण उन्होंने दिया, अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगे और उसमें उन्होंने हिंदू और मुसलमान के भाईचारा की दुहाई भी दी। हालांकि उनकी सरकार जो असम में है, उनके एक महत्वपूर्ण मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा कहते हैं कि उन्हें मियाओं के वोट नहीं चाहिए, उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। तो ये एक विरोधाभास है कि उस तरफ जब अपर असम में बीजेपी को वोट मांगने होते हैं तो वहाँ दूसरी लाइन होती है, और जब लोअर असम में जहाँ भी मुसलमानों का कहना चाहिए कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उनकी तादाद बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी में ऐसी है कि वो डिसाइड कर सकती है, उसके फैसला उस पर निर्भर करता है। तो ऐसे में ये एक नई लाइन लेनी मजबूरी हो जाती बीजेपी। मैं ये बताऊं कि जैसे इस जो दौर के चुनाव हैं जिसमें 40 सीटों पर मतदान होगा 6 अप्रैल को, उसमें उन 40 सीटों पर असम में सरकार बनाने का बहुत बड़ा दारोमदार निर्भर करता है, दारोमदार है, क्योंकि ऊपरी असम में जहां हिंदू बहुल हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत बताई जाती है। तो ठीक उल्टा इस इलाके में है जहां पर AIUDF और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, एक महाजोत है, और उसमें ये माना जा रहा है कि इस बार चूंकि वोटों का बंटवारा नहीं होगा, वोटों के बंटवारे का जो फ़ायदा बीजेपी और असम गण परिषद को मिलता था वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए उनके लिए ख़तरा है। तो इस दौर के चुनाव में बीजेपी को जहां ये चुनौती है उसके सामने कि वो अपनी पुरानी सीटों को रिटेन करे, नई सीटें जीते, क्योंकि हो सकता है कि ऊपरी असम में उसकी कुछ सीटें कम हो जाए। वहीं जो कांग्रेस है उसके लिए ये एक चुनौती है कि कैसे वो यहाँ की अधिकतम सीटें जीतकर अपनी संख्या को बढ़ाए। तो पूरी कशमकश, पूरी जद्दोजहद इस पूरे इलाके में है। मैं आपको बता दूं कि असम में 33 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या इतनी है कि उनके मतों के आधार पर वहाँ पर प्रत्याशियों की किस्मत तय होनी है। इन 33 सीटों में बहुत सारी लोअर असम में है और कुछ बराक वैली में है। और चूंकि इस इलाके में जो बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, उनकी एक पकड़ बन गई है। एक जो मुस्लिम मतदाता हैं उनके बीच में उनकी एक पहचान है, पकड़ है, वो आर्थिक रूप से धन के मामले में भी शक्तिशाली हैं। तो ये और पिछले 3-4 चुनाव में वो लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं, अपने प्रभाव का एहसास कराते रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बदरुद्दीन अजमल पर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है, उन्हें एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश भी हो रही है। और आप हेमंत बिश्व शर्मा के बयान ले लें, सर्बानंद सोनोवाल के बयान ले लें, या जो दूसरे केंद्रीय नेता भी बीजेपी के आए हैं, उन्होंने भी उन पर जमकर अटैक किए हैं। तो ये साफ है कि बदरुद्दीन अजमल को निशाना बनाकर बीजेपी एक तरफ तो वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है, हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करना चाहती है, दूसरी तरफ ऐसी सीटों पर जहां उसके जीतने की गुंजाइश ही नहीं है, जैसे धुबड़ी की ये सीट है, तो यहाँ पर वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भी बात कर रही है। विकास के मुद्दे भी उठ रहे हैं, विकास के सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि विकास हुआ या नहीं हुआ, विकास हुआ तो किसने किया, विकास क्या अभी जब मोदी और यहाँ पर असम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार बनी तभी क्या विकास का सिलसिला शुरू हुआ, या विकास पहले भी होता रहा है और वो एक सिलसिला बना हुआ है। तो ये सवाल हैं जो इस दौर के मतदान में, इस दौर के चुनाव प्रचार में बार बार उठ रहे हैं। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प होगा इस बार ये देखने को कि जो बीजेपी ने जो इस तरफ सीटें जीत ली थी वोटों के बंटवारे की वजह से, ये जो महाजोत बना है AIUDF और कांग्रेस के बीच का, वो किस तरह से सीटों के बंटवारे को रोकता है और बीजेपी के जो बढ़त इन इलाकों में रही है उसको रोकने में कामयाब हो पाता है, क्योंकि इसी पर उनकी भी भविष्य की दावेदारी सत्ता की बनती है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस को ऊपरी असम में वो सफलता मिल नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ एक ख़ास तरह का ध्रुवीकरण हो चुका है, बावजूद इसके कि CAA का मसला वहाँ है और उसका असर भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन शायद कांग्रेस को उतना
उतनी सफलता ना मिले तो उसे अब पूरा जो कुछ भी जोर लगाना है, ये जो सेकंड और थर्ड राउंड के इलेक्शन हैं जिसमें 1 तारीख को वोट होना है 39 सीटों के लिए और 6 तारीख को 40 सीटों के लिए, कुल 69 सीटें दांव पर हैं। इस बार बराक वैली और जो लोअर असम का इलाका है वहाँ पर गठबंधन की वजह से बढ़त है। सेंट्रल असम में भी कई सीटों पर इस गठबंधन का फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन देखना यह है कि जो दावा कर रही है बीजेपी कि उसने विकास किया है, क्या उसके विकास के प्रोपेगेंडा से या विकास के काम से मान लें यहाँ के मतदाता कुछ प्रभावित होते हैं। मुस्लिम मतदाता भी सीए के मामले में उतने ही डरे हुए हैं, उसके खिलाफ उतने ही वो कहना चाहिए कि उत्तेजित भी हैं और उसके आधार पर वोट भी पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा सीए का कानून भेदभावपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि उसमें विदेशों में रहने वाले, कई देशों में रहने वाले केवल हिंदुओं को नागरिकता प्रदान करने की बात है, मुसलमानों को नहीं है। तो वो यहाँ पर मुद्दा है, लोगों के मन में वो कसक है और इसलिए वो मुद्दा भी काम करेगा। कितना काम करेगा ये हम सब जानते हैं, क्योंकि मुस्लिम जो अभी पूरे सीए के ख़िलाफ़ आंदोलन हुए थे शेष भारत में, वहाँ पर मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इस इलाके में बेशक उस तरह के आंदोलन न दिखे हों, लेकिन वो चिंता ज़रूर है, वो असुरक्षा का भाव ज़रूर है और वो चाहेंगे कि उनकी सरपरस्ती, उनका नेतृत्व ऐसे लोग न करें जो कि बीजेपी के साथ मिले हुए हैं या इस कानून के समर्थक हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बार देखने को मिलेंगी। इस लोअर असम में नए समीकरण जो बने हैं उससे चीज़ें राजनीतिक बदलेंगी। कितना बदलती हैं ये देखना है कि दिसपुर में सत्ता पर काबिज होने लायक बदलाव कांग्रेस और एआईयूडीएफ के पक्ष में आता है या नहीं आता है, और बीजेपी पिछली बार की तरह अपनी सीटों को बचा पाने में और कुछ इजाफा कर पाने में कामयाब होती है कि नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन मैं आपको लोअर असम की विभिन्न इलाकों में, अभी मैं यहाँ 3-4 दिन रहूँगा, एक एक करके विभिन्न इलाकों में जाऊँगा, उनकी रिपोर्ट देता रहूँगा। मैं आपको बोडोलैंड वाले इलाके में भी ले जाऊँगा जहाँ पर बीपीएफ ने के महाजोत के साथ आ जाने की वजह से फिर से समीकरण बदल गए हैं और वो जाहिर है कि बीजेपी के पक्ष में नहीं है, तो वहाँ भी मैं उसकी भी रिपोर्ट आपको दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।